स्थल इतिहास, उस ऐतिहासिक स्थल के इस जिले में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिला के मुगलों की सेना को पीछे खदेड़ने का जो काम किया, भील राजा राणा पूजा के इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में हमारे बीच में मेरे साथी भाई दरियावत विधायक थावरचंद जी, भील सेना के और पूरे भील समुदाय के अंदर संवैधानिक जन जागृति को लेकर काम करने वाले दुलीसन जी, चित्तौड़ सहित भीलवाड़ा, झालावाड़, इस पूरे इलाके के अंदर भील समाज में युवाओं को जागृत करने का काम करने वाले और कड़वी कड़वी दवाई देने वाले भाई गोपाल जी, तमाम यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब, इस पांडाल में विराजमान बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, हमारी माताएं बहनें, और मैं देख रहा हूं कि इस पांडाल में हमारे छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी आने वाला भविष्य है। मैं इस कार्यक्रम में आने को लेके कंफ्यूज था। कंफ्यूज इसलिए था कि समय का अभाव था। यहाँ के स्थानीय साथी और गोपाल भाई कभी लंबे समय से चर्चा कर रहे थे कि आपको आना ही पड़ेगा। दो चार बार तो फोन पे मैंने चिल्ला भी दिया, सुबह शाम फोन कर रहे, राजकुमार जी आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। और मेरा ऑलरेडी कई कार्यक्रम था। फिर मुझे मजबूरन वो कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा और आज आपके बीच में यहां आया। यहां आने के बाद आप सबका प्रेम, आप सबका विश्वास और आप सबके अंदर जो उम्मीद है, इन उम्मीदों ने मुझे और गंभीर बनाने का काम किया। ये कार्यक्रम सफल बनाने के लिए भील राजा राणा पूजा की मूर्ति लगाने के लिए आप सबने घर घर से अपने मेहनत का, कमाई का पैसा एकत्रित करके दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। एक बार आप सबके लिए तालियां बजा दीजिए। साथियों, इंसान का जो दिमाग है, वो दिमाग विचारों से पोषित होता है। एक ऐसा हमारा जो दिमाग है, सॉफ्टवेयर उसको कहें या, वो विचारों से पोषित होता है। उसके आसपास का जो माहौल होता है, उसको परिवार में, समाज में जो विचार मिलते हैं, जो बातें मिलते हैं, जो कहानियां मिलती है, और आजकल के जमाने में सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से नई नई बातें, नई नई विचार, नए नए इतिहास जो समझने मिलते हैं, उसके अनुरूप उसके इंसान के विचार प्रकट होते हैं, उसकी मानसिकता बनती है। हमारा जो संवैधानिक जन जागृति हुई, और संवैधानिक जन जागृति, ऐतिहासिक जन जागृति में हमें कई बार विरोध झेलना पड़ा, और विरोध भी जिसके लिए हम काम करने जा रहे हैं उसी भाइयों से विरोध झेलना पड़ा है कई बार। आपको ध्यान होगा, लगभग 6 महीने पहले मैं झालावाड़ में कार्यक्रम था, और झालावाड़ में कार्यक्रम करने गए, पहले से सुनियोजित तरीके से प्लान कर रखा था। राजकुमार रोत आता है, आने के बाद जैसे घुसता है उसको काले झंडे दिखाने हैं, जूते फेंकने हैं, पत्थर मारने हैं, प्लान कर रखा है। प्लानिंग करने वाला कौन? जो पर्दे के पीछे बैठा दूर। और उस प्लानिंग को अंजाम देने वाले कौन? हमारा कालिया।
जैसे मैं मंच पे गया, विरोध पहले से बैठे हुए थे, भाई खड़े हो गए, झंडे दिखाने लगे, जो रोकने गए उनको मारने लगे, पत्थर फेंकने लगे, जूते फेंकने लगे। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, मैं अपने मन ही मन हंस रहा था। हंस इसलिए रहा था कि वो भाई मुझे उस तरह नजर आ रहे थे जिस तरह एक खिलौना वाली गाड़ी आती है ना, गाड़ी, वो चाबी यूं उड़ाते हैं, चाबी भर के छोड़ नहीं देते, तो छोड़ने के बाद फिर वो गाड़ी कुछ समय तक चलती है। जो जितनी इसके अंदर चाबी घुमा के रखी है, इतनी वो गाड़ी रनिंग करती है। खिलौना वाली सी गाड़ी आवे के, तो मुझे वो गाड़ी नजर आ रही थी। और हुआ ही कुछ ऐसे, जब उनको हमने समझाया, कुछ भागे, पुलिस प्रशासन ने बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा, और 2 घंटे बाद वहां से रैली निकाली। तो जो भाई वहां विरोध कर रहे थे, 2 घंटे बाद रैली झालावाड़ जिला कलेक्टर लेके गए, तो उनमें से आधे जने तो सबसे ज्यादा नारे अपने लिए वही लगा रहे थे, राजकुमार रोज जिंदाबाद। जो 2 घंटे पहले मुझे गाली देना चाह रहे थे, जो मुझे पत्थर मारना चाह रहे थे, तो मैं इसलिए उस गाड़ी का उदाहरण लिया कि उस गाड़ी को चाबी भरा के छोड़ देते हैं। तो वही चीज होता है हमारे समाज में और हमारे समाज के लोगों के साथ। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर सबसे ज्यादा किस समुदाय की जनसंख्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, किसकी ज्यादा है? आपने बेगुनी से बात करो, ये की नहीं बता रहे। मैं सुन रहा था हमारे यहां समस्या है, पीड़ा है, विकास नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये लोकतंत्र है, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को संविधान के आधार पर संचालित किया जाता है। जब देश को आजाद कराया हमारे पुरखों ने 1947 में, 1950 में संविधान बना, तो उस देश को कैसे संचालित किया जाएगा? इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व कैसे होगा? उसके लिए चुनावी प्रणाली आई और विधायक और सांसद चुनने का व्यवस्था बनी। आपके यहां से विधायक प्रत्याशी, मेरे कुछ भाई पहले कह रहे थे कि यहां पर वोटों की राजनीति नहीं करनी चाहिए। भाई दादा, मेरी विधानसभा 84 है, और 84 की जनता ने 2 बार विधायक बनाया मेरे को, 2 बार। और मेरा संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर है, वहां की जनता ने 2.5 लाख से चुनाव जिता के भेजा है, और मोदी जी भी 1.5 लाख से जीते मुश्किल से। तो चुनाव लड़ने का तो बात खत्म हो गया, हम सामाजिक उद्देश्य से आ रहे हैं 500-600 किलोमीटर दूर आप लोगों को वैचारिक रूप से मजबूत बनाने के लिए। ऊपर माल जो बंद था कि उन्हें खोलवा बल्ले आवा हमें। इस विधानसभा का दुर्भाग्य यह है, आप सबका दुर्भाग्य यह है, और इसके जिम्मेदार भी आप लोग हो। यहां से कांग्रेस बीजेपी का आज तक जो विधायक चुन के गए हैं, एक भी आदमी यहां का स्थानीय है यहां का? इस पे बोले कभी आप लोग? पूर्व के कांग्रेस के थे, वर्तमान में बीजेपी के, क्या वो स्थानीय विधानसभा के नागरिक हैं? आपने वोट देके जिता के भेज दिया। मार भाई पहले कहते तो है मिशार पुटलिन हो रुपया, और कहेंगे कि हमारे ये हो रहा है, ये हो रहा है। इन राष्ट्रीय पार्टियों ने विधानसभा की इमेज क्या बना रखी है? क्या इस विधानसभा से कोई भी काबिल स्थानीय आदमी नहीं है? और जो चुन के गए, क्या उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए, और विकास में पहली कड़ी मैं समझता हूं एजुकेशन के लिए काम किया? कितने विद्यालय, कितने छात्रावास, कितने एकलव्य मॉडल, कितने नवोदय खुलाने का काम किया है इन लोगों ने? यहां नहीं किया और नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है एजुकेशन देंगे तो बच्चा समझदार होगा, और समझदार होगा तो सवाल जवाब करेगा। ये बात है। अभी बात आ रही थी सोलर का, भाई की पीड़ा चलो मानता हूं, मैं सम्मान करता हूं, कदर भी करूंगा उसकी। 356 हेक्टेयर के आसपास जमीन हड़पी जा रही है,
कई परिवार उससे विस्थापित होने वाले हैं। वर्षों से उस जमीन पे वहां का भील आदिवासी समुदाय खेतीबाड़ी कर रहा था, रह रहा है। लेकिन ये योजना और ये भूमि कन्वर्जन कानून कब बना? 2024 में भू रूपांतरण संशोधन अधिनियम 2024 आया। कब आया? भू रूपांतरण अधिनियम संशोधन अधिनियम 2024। 2024 में कौन था यहां का विधायक? कौन सी पार्टी के थे? राजस्थान में किसकी सरकार थी? विधानसभा में कानून बनाइए। उस कानून के तहत राजस्थान के आदिवासी हो, दलित हो, समुदाय है, उनकी जमीन हड़पने का, काली रेखा खींचने का काम हुआ। पहले यह था, यह तो बिराना जमीन होगी, मैं खातेदारी की बात करना चाहूंगा। पहले यह था कि एसटी एससी की जमीन कोई भी अन्य वर्ग का व्यक्ति नहीं खरीद सकता है सीधा। यह कानून बना हुआ था। वो कानून इसलिए बना था कि एसटी एससी का परिवार जो है वो गरीब परिवार है, वो बहकाम में आके या लालच में आके या मजबूरी में कहीं न कहीं जमीन बेच देगा तो आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी। इस उद्देश्य से कानून बना हुआ था कि एसटी एससी की जमीनें कोई भी अन्य व्यक्ति, अन्य कंपनी नहीं खरीद सकती है। यह कानून बना हुआ था। बीजेपी की सरकार में यही भजन लाल जी और आपके यहां बीजेपी के विधायक यही समर्थन करने वाले राजस्थान की विधानसभा में 2024 में कानून बनाया कि एसटी एससी की जमीन सोलर परियोजना हेतु कोई भी खरीद सकता है, कन्वर्जन कर सकता है सीधा। और ये यहां बेगू चित्तौड़ अकेले की बात नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर हजारों हेक्टर जमीनें, आदिवासी दलित पिछड़ों की जमीनें इन सरकारों ने सोलर के नाम से हड़पने का काम किया है। वहां नहीं बोलेंगे, लेकिन चाबी बराड़ी मिल जाएगा भला खिलौना मजदूर तो रिएक्शन तो थाएगा इसको। हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, जमीन हड़पने का काम इस सरकार में किया है। और हजारों हेक्टर, 356 हेक्टर तो सिर्फ अपने यहां का उदाहरण है, पूरे राजस्थान में हजारों हेक्टर आदिवासी दलितों की जमीनें और कब्जे शुदा जमीनें सोलर के नाम से हड़पने का काम किया इन सरकारों ने। कहते हैं विकास की गंगा बहाएंगे, बर्बादी की गंगा बह रही है हमारे यहां। एक भाई बोल रहा था फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन विभाग में जो आदमी हमारा बैठा हुआ उसको 2006 में यूपी की सरकार में फॉरेस्ट राइट एक्ट बना। 2006 पूरे देश में 50 लाख आदिवासी परिवार वन विभाग की जमीन पे बैठा हुआ था, 50 लाख। और 2006 से लगा के 2016 तक सिर्फ 25 लाख आदिवासी परिवारों को पट्टा दिया गया। आज भी 25 लाख आदिवासी परिवार वन विभाग की जमीन में वर्षों से बैठा हुआ है, लेकिन उसको पट्टा नहीं मिला है। कितना है? 25 लाख पूरे देश में। और राजस्थान के अंदर लगभग 1,60,000 के आसपास परिवार है। और हो सकता है इसमें चित्तौड़ में लगभग 700-800 हजार परिवार के आसपास होंगे। ये कोई छोटी मोटी या चित्तौड़ बेगू तक की समस्या नहीं है। हमको निकलना पड़ेगा बाहर, हमारी सोच बड़ी करनी पड़ेगी। आज से पहले क्या था? अभी बात निकली थी, मैं खुद मानता हूं कि हम छुआछूत का विरोध करते हैं, लेकिन हमारे समाज में छुआछूत है थोड़ा बहुत। कैसे है? डूंगरपुर मानुस उदाहरण ले लो, डूंगरपुर वाला दरियावत वाला नहीं काटता पहले। मैं उन भाइयों को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं उन चाबी भराने वालों को दोष दे रहा हूं जो हमारे समाज के लोगों को खिलौना बना के चाबी भर के छोड़ दिया। हमारे इधर के लोगों ने वल्लभनगर छोटी सादड़ी इलाके के, हम तो रावत हैं यूं करके रावत लगा के, आधे तो ओबीसी में चले गए। यहां पर भी चल रहा होगा, कई जगह देखता हूं, कोई कहता नहीं हम तो राणा बिल है, ना कोई कहता हम तो ठाकुर बिल है बीमारियां। किसने डाली बीमारी? उस बीमारी को खींचा किसने? ये भी चलता है, मैं देखता हूं उधर भीलवाड़ा, उधर भी कोई कहता नहीं हम तो राणा बिल हैं, वो तो ठाकुर बिल है। और ठाकुर बिल कहते हैं हम तो ऊंचे हैं, ठाकुर बिल है, वो तो नीचे है, राणा बिल है। हमारे अंदर छुआछूत, हमारे अंदर ऊंच नीच, और कह रहे हैं कि हम भील समाज का उद्धार करेंगे। पहले सोच बदलनी पड़ेगी।
अपनत्व जगाना पड़ेगा। मेरे लिए भी चल रहा था, सुना था कि राजकुमार हो तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का बिल है। अरे भाई दादा, हमारे पुरखों भी इस चित्तौड़ के किले से गए हैं। हम पूरे देश के आदिवासी को एकजुट करने की बात कर रहे हैं और हम यहाँ कोटा, यहाँ चित्तौड़, यहाँ डूंगरपुर में सिमटे हुए लग रहे हैं। दलीचंद जी ने बात रखी थी, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं, लेकिन जब वर्गीकरण का सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जारी किया, वर्गीकरण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रिमिलियर वर्गीकरण यह था कि एसटी के अंदर वर्गीकरण होना चाहिए। और मैं इस मंच से आपको बताना चाहूंगा, आरक्षण 3 प्रकार का, मुख्य रूप से 2 प्रकार का, एक प्रशासनिक सेवा का और एक शासन में। प्रशासनिक मतलब नौकरियों में चपरासी से लगा के आईएएस तक का, और शासन में बाढ़पन से लगा के सांसद तक का रिजर्वेशन।